नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं नेशन न्यूज स्टूडियो से। पूरे देश के अंदर त्राही त्राही हो रही है। युवाओं को देखें, किसानों को देखें, बुजुर्गों को देखें और नौकरी पेशे वालों को देखें, सब जगह त्राही त्राही का ही माहौल है। आज हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र राय जी। आइए हम जो जानकारी लेते हैं कि इस पूरे जो वातावरण का जो माहौल है ये किसकी देन है, और सरकार समय समय पर थर्मामीटर लगाकर चेक करती है कि थर्मामीटर में इसलिए कह रहा हूं, किसानों का जो आंदोलन था 1 साल 2 महीने चला, अब युवाओं का अग्निपथ का जो मसला चल रहा है वो भी एक थर्मामीटर लगा के चेक करा। 2018 के अंदर एक एट्रोसिटी को लगा के दलितों को थर्मामीटर लगा के चेक करा। तो आइए हम जानकारी लेते हैं। हमारे बीच में अधिवक्ता महेंद्र राय जी। महेंद्र राय जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर। सर, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर उथल पुथल मची हुई है और किसानों को भी आपने देखा सर जी, 1 साल 2 महीने वो रोडों पे पड़े रहे। सरकारी नौकर हैं वो परेशान, सारा सर प्राइवेट करने जा रहे हैं। तो सर, एक जो गवर्नमेंट की जो मंशा है, सरकार की जो मंशा है, जो ये प्राइवेट हाथों में देना चाहती है, तो इसका मकसद क्या है? जी, ये आप का विचार और आपका वाक्य बड़ा ही संक्षेप और बड़ा ही स्पष्ट है कि देश में, पूरे देश में त्राही त्राही हमारे देशवासी भी हो रहे हैं। इससे हर कोई बच्चा बड़ा, ना तो उसका काम आगे बढ़ रहा है, ना परिवार बढ़ रहा है, ना उसे प्रगति मिल रही है, बस एक के बाद एक एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं। जैसे कि हमारे देश की सरकार ने सबसे पहले नोटबंदी करी 2016 में, उसका परिणाम ये हुआ कि घर घर लोगों को भूखे रहना पड़ा, भूखे के साथ साथ घर भी छोड़ना पड़ा और अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े व्यापारियों का और भी उद्योगपतियों का काम भी बंद हुआ और आज वो मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि नोटबंदी से सबसे ज़्यादा फर्क मध्यम वर्ग के लोगों को हुआ, किसी भी सरकार को नहीं हुआ। सरकार ने तो अपने हर शहर में, बड़े बड़े शहरों में कार्यालय स्थापित कर दिए, जबकि कार्यालय स्थापित करने की ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहले भारतीय सरकार को भारत के निवासियों के पालन पोषण के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके विकास के लिए काम करना चाहिए था। लेकिन हमारी भारत की सरकार अपने प्रत्येक राज्य में, अनेकों स्थानों पे, एक एक राज्य में कई कई एकड़ ज़मीन में अपने कार्यालय स्थापित करने में लगी रही और दूसरी तरफ नोटबंदी का बहाना लेके लोगों को लाइनों में लगा दिया कि 4000 बदले जाएंगे, 2000 बदले जाएंगे। रात को लाइनों में लगते थे, सुबह पता चलता था 10:30 बजे नोट हमारे पास इतने आए थे, ख़त्म हो गए, क्योंकि वो रात को ही चेंज हो जाते थे। जी सर, जीएसटी भी व्यापारियों की समझ में नहीं आया। फिर सर, जो 3 तलाक था, एनआरसी, वो भी मुसलमानों की समझ में नहीं आया। अब जीएसटी के बारे में पहले हमारे यहाँ कांग्रेस सरकार थी, यही बीजेपी सरकार जीएसटी के बारे में 18 दिन संसद नहीं चलने दी कि जीएसटी नहीं लगाने देंगे, ना ही लागू करने देंगे। और जैसे ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई, के हाथों में सरकार आई और एकदम जीएसटी लागू हो गई। उन्हीं शर्तों पे हो गई जो शर्त पहले लागू हो रही थी, तब इन्हें अच्छा हो गया, तब संसद भी चली, सब कुछ चला। और जीएसटी लगने के बाद तो बिल्कुल एक आम आदमी छोटा मोटा काम करता था, छोटा सा व्यापार करता था, उसका बंद हो गया। ये बनवाओ, ये कराओ, ये रजिस्ट्रेशन कराओ, दुनिया भर की कार्रवाई कराओ, जिसका कारण ये हुआ कि हमारे समस्त देशवासी आज मजदूरी करने पर मजबूर हैं और उनके काम धंधे बंद हो गए हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ बंद हो गई हैं। कोई भी ऐसा कार्य सरकार ने नहीं करा जिसकी वजह से देश का विकास हो, देश के निवासियों को आगे बढ़ने के मौके मिले और नवयुवकों को अच्छी अच्छी पढ़ाई मिले। पढ़ाइयों के सहारे नहीं है, पढ़ाई के विकास के लिए सरकार ने कोई काम नहीं करे। सिर्फ प्रत्येक जिले के प्रत्येक क्षेत्र में, थानों में राम के मंदिर बना दिए। क्या राम के मंदिर से किसी भी निवास के निवासियों का उद्धार होगा? उद्धार होगा शिक्षा से, स्कूलों से, कॉलेजों से। जहाँ स्कूल कॉलेज बनाने चाहिए थे वहाँ मंदिर बना दिए। जी
बहुत अच्छी बात कि सर एक जनता की मांग भी थी कि भाई वहाँ मंदिर बनना चाहिए, अयोध्या के अंदर मंदिर बना दिया गया, चलो कोई मानता ही बना दिया, एक तो ये आस्था का वो था। लेकिन सर अब जो ये नया मुद्दा लेके आए हैं अग्निवीर, नाम सर पता नहीं कहाँ कहाँ से खोज के लाते हैं, नोटबंदी है, जीएसटी है, या किसानों के 3 बिल हैं, अब आगे सर अग्निपथ, इसके अंदर मात्र 4 साल की नौकरी है जिसमें 6 महीने की छुट्टी हो जाएंगी, तो कह रहे 4 साल की नौकरी करनी है। अब ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली, अग्निपथ। अग्निपथ के लिए हमारे देश के अनेकों नेता जो कि सरकार में हैं और बड़े बड़े अच्छे मंत्री पदों पे हैं, वो इस तरह से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं जैसे कि अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इस अग्निपथ से हमें ये फ़ायदा होगा, आपके खाते में 20 लाख रुपए आ जाएंगे, इसके बाद हम आपको ये नौकरी दे देंगे। अरे ऐसी नीति लागू करो देश में जिससे कि प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, संपूर्ण जीवन के लिए नौकरी मिले, आगे बढ़ने के रास्ते मिले। अब 4 साल नौकरी करने के बाद में वो फिर क्या करेगा? बेरोजगार। 20 लाख उसी खाते में आएंगे जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले 15 लाख खाते में डाले थे, अब ये 20 लाख भी उसी तरह से उस खाते में आएंगे। सर बट साहब आप वो जुमले की बात तो नहीं कर रहे? अमित शाह ने कहा था कि ये जुमला है। जी जी हाँ। ये वही जुमला है। एक तरफ तो ऐसी सरकार जो अभी पीछे कुछ सालों पहले हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति आए गुजरात से, अपनी गंदगी को छुपाने के लिए हमारी सरकार ने गुजरात में दीवार खड़ी करी और उसमें अरबों रुपए का खर्चा आया जी। अगर हमारी सरकार के नुमाइंदे या उनके सेक्रेटरी उस दीवार को खड़ा कर करके उन झुग्गी बस्तियों में पक्के मकान उन्हें बना के देते, उससे आधा खर्चा आता और उसको फिर तोड़वाना नहीं पड़ता जी, और विकास होता, दिखाई देता, गंदगी नहीं दिखाई देती। लेकिन दीवार खड़ी करके उसको पीछे छुपा दिया गया और एक नया काम कर दिया गया कि हमारी तो सारी क्लीन रोड है, क्लीन स्थिति। सर अग्निपथ से क्या जो नौजवान है उनको फायदा नहीं है? अग्निपथ से कोई फायदा नहीं है। फायदा हमारे नवयुवकों को उस नीति से है जिससे उनका परिवार आगे बढ़े और बच्चों के भविष्य बने। 4 साल की नौकरी में 1 साल तो उसे ट्रेनिंग में बीत जाएगी। 1 साल में वो समझ में आता है उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। 3 साल बाद में तो वो ये सोचेगा कि अगले महीने में, इस महीने में रिटायर हो जाऊंगा, क्या देश की सेवा होगी। चिंता रहेगी कि भाई मैं इस महीने में रिटायर हो रहा हूं, तो वो चिंता में उसका शमन, फिर वो कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। अच्छा वकील साहब, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सरकारी पैसे से इनको तैयार करके और 4 साल बाद अडानी अंबानी के यहाँ चौकीदारी करनी पड़े 10-10 हजार रुपए में? नहीं, ये तो चौकीदारी की बात तो पहले से ही होती है कि मैं देश का चौकीदार हूँ। अब चौकीदार के काम लगा लो, चौकीदार ने तो सब कुछ बेच दिया जी। चौकीदार ने छोड़ा क्या? ये तो हमारी ममता बहन जी का कारनामा था, नहीं तो हावड़ा ब्रिज का भी बयान ले चुके थे। अगर काशी या बीजेपी वहाँ जीत जाती तो आज हावड़ा ब्रिज भी बिक गया होता। अच्छा वकील साहब, चलते चलते आप एक अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सर, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डरों पे जो शून्य काल के अंदर और इतनी गर्मी के अंदर वो खड़े रहते हैं, उनकी पेंशनें बंद कर दी गई हैं। और अगर नेता मैं सीधी बात करूं, अगर निगम पार्षद बन गए तो आपकी पेंशन हो गई, विधायक बन गए तो आपकी पेंशन हो गई, आप एक बार हार के दोबारा जीत गए तो पेंशन हो गई। एक एक जो नेता 4-4, 6-6 पेंशन ले रहा है, और जो देश का रक्षक है उसकी बेवा आज भी घूम रही है, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही। ये आपने बहुत अच्छा सवाल करा है। कायदे में जो भी हमारे गवर्नमेंट सर्विस हो या आर्मी की सर्विस हो, 35 साल या 30 साल या 41 साल नौकरी करता है। नौकरी के बाद पहले पेंशन मिलती थी, इन लोगों ने ख़त्म कर दी, और 5 साल के लिए या 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए कोई मंत्री पद पे आ जाता है तो उसको पेंशन लगा दी। सबसे पहले इस देश में पेंशन नेताओं की ख़त्म करी जाए, सैलरियाँ ख़त्म कराई जाए इनकी, क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं हम तो चौकीदार हैं, सेवक हैं। तो जब आप सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं, तो फिर सैलरी किस चीज़ की, पेंशन किस चीज़ की? तो उन लोगों को पेंशन दी जाए जिनके परिवार एक आदमी पर आश्रित थे, वो देश के लिए नौछावर हो गए, शहीद हो गए। उनके परिवार को पेंशन के साथ साथ उनके बच्चों को नौकरी भी दिलाई जाए, उनको कुछ ज़मीनें भी दिलाई जाएँ जिससे परिवार किसी का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करे। और सबसे पहले मंत्रीगण, नेता, इन सब की पेंशन खत्म कराई जाए। पेंशन खत्म कराई जाए जी सर। आप अधिवक्ता हैं, दिल्ली के अंदर है, कि आपको डर नहीं लग रहा नेताओं को पेंशन खत्म कराने में? नहीं, इसमें डर की तो कोई बात ही नहीं है। आप 4 साल में, मान लो मैं भी नेता बन गया, मुझे पेंशन लग गई,
और मैं वकालत कर रहा हूँ, वकीलों को तो सबसे ज़्यादा नुकसान वकीलों का ही है जी। आज वकील 2 साल 3 साल से सबसे ज़्यादा दुख के दिन वकील ही काट रहे हैं। ना तो वकीलों को तनख्वाह मिलती है, ना कोई पेंशन मिलती है। कोरोना काल में पेंशन उनका काम ही बंद हो गया, तो वकील क्या करें। नेताओं का क्या फ़र्क पड़ा, आप 2 दिन लॉकडाउन लगा लो, 4 दिन लॉकडाउन लगा लो, उन्हें तो सैलरी भी मिल रही है और पेंशन भी मिल रही है। दूसरी बात, नेताओं को आप 2-2 लाख यूनिट बिजली की फ्री दे रहे हैं। अरे वो तो 2 लाख यूनिट आप गरीब इलाकों में दो ना, स्लम बस्तियों में दो जिन्हें इसकी जरूरत है। सर 300 रुपये में पूरे महीने हम मोबाइल चला लेते हैं, लेकिन उन्हें 15,000 रुपये मोबाइल चलाने के लिए। जी, ये एक देश में अनेकों कानून, हमारा जो देश का संविधान है जो बाबा साहब ने बनाया, उस पे तो कोई चल ही नहीं रहा। सर आपने फिर बाबा साहब की बात कर दी तो ये लंबी बात हो जाएगी। सर जो वर्तमान में जो सरकार है जी वो संविधान का पालन नहीं कर रही है और आप उसे संविधान लागू कराना चाहते हैं। अगर मैं सीधी बात कह दूं कि सर जो आज जिस संविधान की आप रखवाली करते हैं, जिसके तहत आप मनवाते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सर उसके अंदर सिर्फ आपको ऑर्डर दिए जा रहे हैं। सर ऑर्डर दिए जा रहे हैं, कानून का पालन नहीं हो रहा है। सरकारी वो लोग चला रहे हैं, बीजेपी का तो सिर्फ नाम है जी, जिसने देश का संविधान लागू होने के वक्त ही संविधान को जलाया, संविधान को जलाया जी, आरएसएस जी। आज हम उसी के कदमों पे चल रहे हैं। बीजेपी किसके इशारों पे चलती है? सारा कुछ बीजेपी आरएसएस के इशारों पे चलती है। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान आरएसएस का है। बीजेपी तो एक कठपुतली कह लो या पतंग कह लो, जो भी कुछ हो रहा है वो सब आरएसएस के लोग करा रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर। बहुत अच्छी बात जिस तरीके से हमारे बीच वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र राय जी ने बताया कि जो सरकार है वो संविधान पे काम नहीं कर रही है और सरकार अपने मनमाने तरीके से जो आरएसएस का एजेंडा है उस पर काम कर रही है, क्योंकि सरकार समय समय पर भारतवर्ष की जनता को थर्मामीटर लगा के चेक करती है कि इनके अंदर कितना टेम्परेचर है। बाद में कहा जाता है कि मैं किसानों को समझाने में असमर्थ रहा। अब जिस तरीके से अग्निवीर की बात चल रही है और पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच रही है, सरकारी संपत्तियों का भी नुकसान हो रहा है, बाद में मोदी जी ये ना कह बैठे हैं कि मैं युवाओं को समझाने में सफल नहीं हो पाया। तो सर आपको इंडिया ही नहीं, भारत ही नहीं, आपको विदेश भी देख रहा है और सर आज जो युवा त्राही कर रहे हैं, पूरा ये भारतवर्ष त्राही कर रहा है, तो सर क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से? मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ, अमन और शांति से रहें। आज की जो इस वक्त की सरकार है, चाहे हमें कितनी भी तरह से एग्ज़ाम कर ले, कुछ भी कर ले, अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ो और इन झूठे आवंडरों की तरफ मत जाओ। क्यों? गवर्नमेंट तो ये चाहती है किसी भी बहाने से आप कुछ गलती करें और आपको भ्रष्टाचार के मामले आप पे लाद दिए जाएं, आपको आतंकवादी बना दिया जाए और उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होगा कि आपका परिवार बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आने वाले बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी। सबसे अच्छा है पढ़ने पे ध्यान दो, शिक्षा पे ध्यान दो और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर ना निकालें और उन्हें अच्छी तरह से समझा बुझा कर रखें। बहुत अच्छी बात कही वकील साहब ने, जिससे कि देखने में आ रहा है कि आप अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं, लेकिन आपके आंदोलन में वही जो असामाजिक तत्व हैं आपके बीच में आएंगे, वहीं से पुलिस पर, सरकार पर पथराव करेंगे और बंद आप लोग हो जाएंगे। क्योंकि वकील साहब बहुत ही वरिष्ठ हैं, इनकी देख रेख में सारे काम होते हैं, क्योंकि पहले इसी तरीके के केस हुए हैं। आप काम नहीं करेंगे, आप कोई उपद्रव नहीं करेंगे, आप कोई शैतानी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको बंद किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अपना बचाव करें, अच्छी एजुकेशन लें और एग्जाम की तैयारी करते रहें। कैमरामैन जीसस के साथ दिल्ली से। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.